गावा सर, वो जो पीवीआर आइनॉक्स है ना, आपकी तबीयत खराब थी तो मेरे को ज्यादा करने का कुछ मन नहीं कर रहा था वीकेंड पे, तो मैंने एक मूवी निपटा दी। हाँ, और मुझसे मिस हो गई। है नहीं नहीं ऑफर, आर्टिकल 370 निपटाई थी अपन ने 99 रुपए में, हाँ। लापता लेडीज निपटा दी अपन ने 100 रुपए में, ओ। और दोनों वैल्यू फॉर मनी थी। अच्छा। अच्छा, वेरी गुड। हाँ मुझे न्योता आया था शैतान का, हाँ। थर्सडे पे थी वो, तो मैं नहीं जा पाया क्योंकि हालत बहुत खराब थी। नहीं तो शायद पिक्चर चलेगी, मुझे पता नहीं। मुझे तो फिगर्स इंटरेस्टिंग, उसका पता ट्रेलर नहीं। तो इंटरेस्टिंग लग रहा था। खैर, पीवीआर आइनॉक्स आज रडार पे भाई, खरीदारी करने का कॉल गाबा सर की तरफ से बना हुआ है। अब स्टॉक्स से न्यूज, बहुत सारा ग्राउंड कवर करना है, क्विकली आगे बढ़ेंगे। हर्षदा के साथ साथ लक्ष्मण दिल्ली से आपको स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे, दोनों मदद करेंगे दरअसल आज। पहले हर्षदा के पास, और पहले जो वीकेंड में सबसे ज्यादा चर्चा थी फ्राइडे मॉर्निंग ऑनवर्ड्स, वो थी टाटा ग्रुप कंपनीज। खबर क्या है हर्षदा, डिटेल में? आप कह सकते हैं पूरा गेम पलट गया है, क्योंकि अब टाटा ग्रुप की तरफ से, बाय द वे आशीष, अब तक कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि थर्सडे को भी मैंने उन्हें मेल डाला था, उसका भी जवाब नहीं आया है। लेकिन रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, पहले रिपोर्ट्स कह रही थी कि शायद टाटा सन्स का क्लियरली आईपीओ आता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए एक तरफा तेजी टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स पूरे पैक में बनती दिखाई दी थी। अब रिपोर्ट सामने ये कह रही हैं कि शायद जल्दी आईपीओ आने के आसार नहीं बन रहे हैं। ऐसा क्यों? दरअसल जो कंपनी दूसरे विकल्पों पर विचार करेगी, टाटा कैपिटल, जिसके चलते दरअसल टाटा सन्स ओवरऑल एनबीएफसी के अपर लेयर में आ रहा है, और जब आप एनबीएफसी के अपर लेयर में आते हैं तब वो आरबीआई का नियम कहता है कि आपको नियमित तौर पर इवेंचुअली लिस्ट होना पड़ेगा। अब उसी एंटिटी को लेकर दरअसल कंपनी एक दूसरे बिजनेसेस में वो एंटिटी ट्रांसफर करती हुई दिखाई देती है। अगर टाटा सन्स ये विकल्प अपनाती है तो ऐसी स्थिति में जो भी बाजार में अटकलें लग रही थी कि टाटा सन्स का आईपीओ आएगा और उसके बाद टाटा ग्रुप के जो शेयर है जिनकी होल्डिंग टाटा सन्स में है, वाइस वर्सा, वहां पर बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखाई देगी, ऐसा नहीं होने वाला है। उस लिहाज से आज एक कूल ऑफ देखने को मिल सकता है इन सभी टाटा ग्रुप शेयरों में। देखते हैं भाई मार्केट कैसे रिएक्ट करता है इस इंटरेस्टिंग सी न्यूज डेवलपमेंट पे। उसके बाद जो स्टॉक्स हैं इंडिविजुअल, उन पे चर्चा करेंगे। अभी तो सारी समीकरण बहुत तेजी के फटे हुए स्टॉक, खूब वॉल्यूम प्राइस एक्शन तेज था। आज समीकरण बदले, तो इस पे किसी इंडिविजुअल स्टॉक पे बातचीत नहीं करते, 9:15 के कंटेनर सेशन में ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद उतरेंगे। पर ये सब स्टॉक्स हैं जो डेवलप, ये सब क्या, पूरे टाटा ग्रुप स्टॉक इंक्लूडिंग रैलिस जैसे सब रेडार पर रहेंगे आज की ट्रेडिंग सेशन में। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर, इंटरग्लोब एविएशन, आवाज की एक्सक्लूसिव, क्या कहती है हर्षदा? आप लोगों ने इसे डिटेल में डिस्कस कर लिया है। राकेश गंगवाल जो प्रोमोटर है, जिनके पास दिसंबर तक करीब 25% तक की हिस्सेदारी थी, वो लगभग 6% स्टेक ऑफलोड करेंगे। पहले प्लान 3.3% स्टेक के ऑफलोड करने का था, अब वो साइज बढ़ाकर 5.8% तक का हिस्सा बिकने को आएगा। वो ब्लॉक डील करीब करीब 6,581 करोड़ की होती हुई दिखाई देगी, और जो प्राइस थी तय की गई है वो पिछले क्लोजिंग प्राइस से करीब करीब 6% के डिस्काउंट पर है। ऐसे में करीब 2,925 रुपए प्रति शेयर पर वो सौदा होने के आसार है, इसीलिए वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। अब ये एक लार्ज ट्रेड होना है जिसको डिटेल में डिस्कस एक्चुअली कर रखा है। देखना ये होगा कि कौन सी विंडो में होता है, उसके बाद कंटिन्यूस सेशन में किस तरह का रुझान बनता है, इसीलिए इसको भी अभी से चर्चा करना गलत हो जाएगा। पर मयूरेश, क्विकली, पसंद आ रहा लंबी अवधि के लिए कोई है नहीं आजकल हिंदुस्तान के स्काईज में, इसी का दबदबा बना ही हुआ है। बिल्कुल मुमकिन है, और अगर कॉम्पिटिटर्स वापस आ भी गए तो मुझे लगता है, आई थिंक जो 2-3 टेलविंड्स है ये पूरे सेक्टर के लिए। आज हम लगभग 140-150 एयरपोर्ट्स पे बैठे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने कहा है कि 50 एयरपोर्ट्स ऐड हो जाएंगे एंड मेनी मोर इन द पाइपलाइन। तो आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोर एयरपोर्ट्स कमिंग थ्रू, जो एक अफोर्डेबिलिटी फैक्टर बढ़ते जाएगा एज दी पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड ईयर्स, flying will become a second option rather than a third or fourth option over the next few years. और चौथा, जैसे आई थिंक रिन्यूएबल्स की तरफ रुझान है, इलेक्ट्रिक की तरफ, तो क्रूड की प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी नहीं, जो 40 से 45% होती है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल इनपुट कॉस्ट फॉर दीज कंपनीज। मुझे लगता है आई थिंक इंटरेस्टिंग स्पेस में है। इंटरनेशनल राउट्स भी ऐड कर रहे हैं अलॉन्ग विद देयर कॉम्पिटिटर्स एज वेल, जो मार्जिन एक्रेटिव रहते हैं। तो आई कंप्लीटली एग्री, अगर एक ब्लॉक डील में एक नीचे की प्राइस दिखती है तो शायद एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस हो जाए, एंड आई थिंक देन द इंटरेस्ट विल कम बैक। तो हाँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। चलिए अब देखते हैं, टेक्निकली जब व्यू लूंगा जब पता चलेगा भाव कहाँ खुल रहा है, किस तरह का मूड है, लाल में कि दरअसल हरा में, अभी तो ये स्टॉक पता ही नहीं है। 9:15 पे देखते हैं कैसा मूड बैठता है। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक जो रडार पे रहेगा वो है
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। सचिन चार्ट रेडी रखना आप HAL का। मैं आता हूं आपके पास, लक्ष्मण के पास चला जाए दिल्ली, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रहे हैं, कुछ हरी झंडी मिली है प्रोजेक्ट्स के लिए। लक्ष्मण क्या कहा खबर है? गुड मॉर्निंग आपको। जी गुड मॉर्निंग। दरअसल जो गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसके साथ साथ में एक और महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, वो थी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। दरअसल ये CCS की जो बैठक होती है उसकी औपचारिक जानकारी नहीं दी जाती है, लेकिन जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली, इसमें 2 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और दोनों प्रस्ताव जो हैं HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला तो जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है उसको बनाने के लिए मंजूरी दी गई है। अब तक इसे बनाया नहीं जा रहा था और ये बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही बड़ी क्षमता वाले फाइटर जेट होते हैं। सुपरसोनिक क्रूज के स्पीड से ये चलते हैं और इसके लिए फिलहाल जो है सो 15,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। 15,000 करोड़ रुपए में इसका प्रोटोटाइप विकसित करना, इसके टेक्निक को विकसित करना, फिर इसके शुरुआती फाइटर जेट को बनाने का प्लान रहेगा और ये HAL इसको बनाएगी और ये 2026 तक पहला प्रोटोटाइप सामने आने की उम्मीद है और इसके बाद फिर उसका जो प्रोटोटाइप सफल हो जाएगा तो फिर उसका प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है डिफेंस सेक्टर के लिए। दूसरा जो बड़ा फैसला लिया गया है वो है आपको 34 ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदा जाएगा और पहले भी ध्रुव हेलीकॉप्टर करीब 800 के आसपास हैं, 34 और खरीदा जाएगा और इसकी कुल लागत होगी करीब 8,000 करोड़ रुपए। और ये भी ध्रुव हेलीकॉप्टर बता दूं कि HAL ही बनाती है, तो ये ऑर्डर भी HAL को जाने की संभावना है। तो ये 2 बड़े फैसले CCS में लिए गए हैं। CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के ये फैसले जो HAL के लिए पॉजिटिव। सचिन क्या करना चाहिए भाई? स्टॉक पोजीशन कैसा नजर आता है? आशीष जी, काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रही है यहाँ पर। इनफैक्ट पिछले हफ्ते में ही जिस तरीके से मोमेंटम बिल्ड हुआ था, मुझे लग रहा है वो मोमेंटम अभी भी कंटिन्यूड ही रहना चाहिए। 3200 के आसपास का एक हर्डल था, वो हर्डल इसने कॉन्फिडेंटली पार किया था एंड प्लस जिस तरीके से पोजीशनिंग हुई है तो मुझे लग रहा है 3200 के आसपास अभी एक फ्रेश बेस एलिवेट हो चुका है एंड ऑन द हायर साइड 3450 तक की विजिबिलिटी यहाँ पर इमीडिएटली नजर आ रही है। तो आई थिंक 3450 से लेके 3600 तक के टारगेट्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो अभी भी यहाँ पर मोमेंटम चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 3285 पे लगाए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रडार पे रहेगा आज ये स्टॉक। रडार पे रहेंगी आज OMCs। भाई गैस प्राइस रिडक्शन, एक काम करें लक्ष्मण के पास ही चलते हैं, समझ लेते हैं खबर क्या है। और लक्ष्मण ये क्लैरिटी कहीं आ रही है अपने पास, ये एडजस्टमेंट का होना, ये OMCs को ही बाहर लेना है, ये भी समझाना आप, या अभी भी क्लैरिटी है नहीं उसको लेकर? नहीं, इसको लेकर मुझे लगता है बहुत हद तक क्लैरिटी आ गई है, लेकिन कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। लेकिन पहली बात तो साफ कर दूं तो उम्मीद ये की जा रही थी और काफ़ी चर्चा भी थी कि चुनाव से पहले सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करेगी, लेकिन यहाँ वो तो नहीं हुआ। LPG के दाम ज़रूर घटा दिए गए और ये मौका था महिला दिवस को लेकर के 100 रुपये प्रति सिलेंडर LPG के दाम घटाए गए हैं। ये जो कटौती की गई है दरअसल ये आपको सभी LPG सिलेंडर पे मिलेंगे, जो हम आप लेते हैं उनके लिए भी और जो उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थी हैं उनके लिए भी लिएंगे। अगर सामान्य की बात करें तो अभी दिल्ली में जो है 903 रुपये प्रति सिलेंडर था, वो कीमत घट करके 803 हो जाएगा सामान्य LPG उपभोक्ताओं के लिए, और जो उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थी हैं उनके लिए 503 रुपये वो कीमत हो जाएगी। और ये फैसले को एक और लिहाज से देखिए कि सरकार ने उज्ज्वला स्कीम के बेनिफिट जो होते हैं, सब्सिडी होती है, उसको 1 साल और आगे बढ़ाने का फैसला लिया था। उस पर जो खर्च होगा वो सरकार वहन करेगी, लेकिन ये जो 100 रुपये अतिरिक्त खर्च करने के दाम घटाए गए हैं, ये 100 रुपये अतिरिक्त दाम जो घटाए गए हैं, अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ही इसका वहन करेंगी। तो बिल्कुल क्लियर है और ये तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। चलिए, खबर तो खैर अच्छी है सबके लिए, OMCs के लिए शायद उतनी नहीं। ये आप कह रहे थे पेट्रोल डीजल की कीमतें घटने का एक्सपेक्टेशन थी, वो नहीं हुआ, सिलेंडर की कीमतें घटा दी। अभी तो टाइम है डेट अनाउंस होने में, कोई गुंजाइश पेट्रोल डीजल की? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात कि बार बार मैं कहता भी हूं कि पेट्रोल डीजल के दाम घटने का प्रस्ताव तैयार है
और बिल्कुल ये पॉलिटिकल कॉल हुआ है कब इस पर डिसीजन लिया जाना है। अब डिसीजन कब लिया जाना है तो ये बताऊं कि हम लोग तो कह रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता है वो लागू होने से पहले ये हो जाए डिसीजन। चुनाव आचार संहिता बहुत हद तक संभावना है कि 13 तारीख को या 15 तारीख तक इसकी घोषणा हो जाए, चूंकि अभी एक चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि पहले नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना चाहेंगे। लेकिन बता दूं कि तकनीकी तौर पर इसका चुनाव आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें तकनीकी तौर पर घटाई जाएंगी, वो सरकार का डिसीजन नहीं होगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का कमर्शियल डिसीजन होगा। इसीलिए चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी घटे तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वीरू है क्या? वीरू मतलब अभी भी होप जिंदा है ऐसा लक्ष्मण कह रहे हैं। हाँ लक्ष्मण जी बिल्कुल कह रहे हैं, और मेरी सीट पे जब होते हैं ना बातें करते हैं तो मैं पूछता रहता हूँ बीच बीच में। हालांकि जब तक ये सत्य में बदलेगा तब तक कई बार पेट्रोल बढ़ चुका है। अरे मानस, ये ओएमसीज कैसी प्लेस भाई? खबर पहले, अच्छा ये ध्यान रखिए, पहले हमें वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पे गाज गिरी, अब ये 100 रुपए ओएमसीज के लिए। पेट्रोल डीजल रिलेटेड डिबेट तो खैर खुला ही हुआ है। मानस, ओएमसीज पोजीशन कैसी? देखिए, अगर हम पिछले करीब 2-3 हफ्ते से देखें तो यहाँ पर इस सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा कॉशियस ही रहिए तो बेहतर रहेगा। खरीदारी नहीं करनी है। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, तीनों में एक लोअर हाई बना है, तो उसको देखते हुए लगता है कि थोड़ा वेट करें, बेहतर रहेगा। शायद थोड़ा और करेक्शन इन तीनों स्टॉक में देखने को मिल सकता है। सतपुत्र साहब, जेएम फाइनेंशियल का चार्ट रेडी रखिएगा। हर्षदा, क्या अपडेट्स? जेएम फाइनेंशियल के केस में आशीष, हमें याद है कि पिछली बारी किस तरह से स्टॉक टूटता हुआ दिखाई दिया था। दरअसल सेबी की तरफ से एक और फटकार लगती हुई इनको पूरी तरह से सेबी ने बैन कर दिया है कि किसी तरह का डेट इशू लीड मैनेजर के तौर पर ये एक्ट नहीं करेंगे। उस लिहाज से कोई भी नया डेट पब्लिक इशू कंपनी मैनेज नहीं कर पाएगी। हालांकि एग्जिस्टिंग डेट इश्यूज अगले 60 दिनों तक वो मैनेज करेंगे, लेकिन एक और फटकार दरअसल सेबी की तरफ से लगती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, सेबी कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन 6 महीनों तक चलेगा, तब तक दरअसल ये एक्शन उन पर जारी रहेगा। लगे हाथ में आईएफएल फाइनेंस भी मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि दोनों स्टॉक्स दरअसल हाल ही में नेगेटिव खबरों के तौर पर टूटे थे। तो आईएफएल फाइनेंस दरअसल अपडेट ये है कि एक फंड रेज की तैयारी कर रहा है। 13 मार्च दरअसल एनसीडी राइट्स इशू के जरिए फंड जुटाने की तैयारी कंपनी की है। यहाँ पर आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही अपडेट आया था कि फेयरफैक्स जो एक इन्वेस्टर रहा है, उन्होंने इनफैक्ट कहा था कि हम कमिटेड है आईएफएल फाइनेंस में अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, और आगे शायद और हिस्सा भी लेते हुए दिखाई देंगे। उस लिहाज से स्टॉक पिछले हफ्ते फोकस में था और आज भी इन डेवलपमेंट्स के चलते फोकस में रखिए। भाई सतपुत्र साहब, आईएफएल फाइनेंस को छोड़ देते हैं। सॉरी, क्या नाम था? जेएम फाइनेंशियल कैसा प्लेस चार्ट पे? आशीष जी, देखिए मुझे लगता है कि जेएम फाइनेंस में परसों के दिन जब न्यूज आया था ये गैप डाउन हुआ था, लेकिन गैप डाउन होने के बावजूद आप कह सकते हैं कि लोअर लेवल से कैंडलस्टिक ग्रीन थी। दैट सिंपली मींस कि यहाँ पे बाइंग हो रही है। एट द सेम टाइम अगर आप लेवल्स की बात करें तो 75 लोअर साइड पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन रहा है, लेकिन सामने 1992 का एक सप्लाई पॉइंट है। तो मुझे लगता है ये उछाल पे बिकेगा, लेकिन उछाल पे बिकने के बावजूद आप कह सकते हैं कि जब तक इसका 75 का लेवल टूटता नहीं तब तक ये पोजिशनली आप कह सकते हैं कि ये सेल का कैंडिडेट नहीं बनेगा। तो चांसेस है कि ये 1992 ऑन अ हायर साइड एंड 75 ऑन अ लोअर साइड, ये इसका एक आप कह सकते हैं कि रेंज बना रहेगा। रही बात आज की, तो देखिए मुझे लगता है आज 84 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर 84 का लेवल टूटता है तो स्विंग ट्रेडिंग से इसके हिसाब से ये फिर से 75 तक जाएगा। तो इंट्राडे के लिए सेल करना है तो 84 के नीचे। ओके, रखिए रडार पे भाई। जेएम फाइनेंशियल प्लस आईआईएफएल भी। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस का अपडेट आया है फरवरी महीने का। बहेती साहब, आप जरा चार्ट पे टटोलना इन लाइफ इंश्योरेंस को, क्योंकि आपने एक मेरे ख्याल से किसका प्रिफर्ड पिक था, सचिन का था, एचडीएफसी लाइफ। तो बहेती साहब आप टटोलना, बाकी कोई अगर पसंद आ रहा हो तो। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं मंथली? फरवरी के अपडेट्स आ चुके, तो डेटा पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एचडीएफसी लाइफ के केस में हमने देखा है मंथली प्रीमियम फरवरी के महीने में 14% बढ़ा है। रिटेल एनुअल प्रीमियम अर्न 28% बढ़ी है। आईसीआईसीआई प्रू के केस में 33% का इजाफा प्रीमियम ग्रोथ में। मैक्स लाइफ के लिए अच्छा खासा है, 51% प्रीमियम एडिशन देखने को मिला। एसबीआई लाइफ 32% और एलआईसी के केस में 67% तक की ग्रोथ बनती दिखाई दे रही है। बाकी नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं वो क्लियरली Q4 में फरवरी तक इनका एनुअल प्रीमियम अर्न क्या है और रिटेल बेसिस पर एनुअल प्रीमियम अर्न क्या है,
ये आपके सामने वो डेटा पॉइंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैक्स लाइफ का तीनों ही स्टांसेस में अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। बल्कि है कोई रडार पे अदर देन एचडीएफसी लाइफ, या सबसे ज्यादा पसंद आपको एचडीएफसी लाइफ आ रहा है? जी आशीष जी, एचडीएफसी लाइफ तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आईसीआईसीआई प्रू में भी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है, जिससे आपका सेटअप बना हुआ है, हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है। 600 का जो जोन है उसे क्रॉस करने के लिए तो खरीदारी की सलाह रहेगी आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 570 600 के टारगेट के लिए। दूसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो मैक्स फाइनेंशियल, इसमें भी एक बेस फॉर्मेशन बन गया है और जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है हमें लग रहा है इसमें भी एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा। और 1000 का जो इसका जोन है, एक रेजिस्टेंस एरिया, उसकी बियॉन्ड अगर ये जाता है तो इसमें फिर 1020 एंड 1040 तक का भी लेवल्स देखने मिल सकता है। तो मैक्स फाइनेंशियल में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 960 का कैसे मेंटेन करें। तो एचडीएफसी लाइफ तो प्रेफर्ड पिक था ही, टॉप कॉल था सचिन का, जोड़ दिए उसमें मैक्स फाइनेंशियल्स भी, दोनों पोजीशन बेहतर नजर आते हैं। हर्षदा, बाकी के सारे अब बचे हुए स्टॉक्स इन न्यूज़। एलेंबिक यूएसएफडीए की तरफ से फॉर्म 483 इशू हुआ है। 4 ऑब्जर्वेशंस आए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा सारे प्रोसीजरल ऑब्जर्वेशंस हैं, बिजनेस पर इम्पैक्ट नहीं होगा, ये कंपनी कह रही है। जाइडस लाइफ को ईआईआर मिला है यूएसएफडीए की तरफ से, इनकी एपीआई फैसिलिटी जो अहमदाबाद में है उसके लिए। जीएमआर एयरपोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस दोनों रेडार पर रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स दरअसल इनॉग्रेट किए हैं कल, उसमें से दिल्ली का नया टर्मिनल इनॉग्रेट हुआ और लखनऊ का नया टर्मिनल इनॉग्रेट हुआ, और दोनों कंपनियां वहां पर ऑफ कोर्स काम कर रही हैं। इसके साथ ही कई सारे ऑर्डर विन्स है। एचई इंफ्रा लोएस्ट बिडर है, 944 करोड़ के ऑर्डर के लिए एनएचएआई वाला ऑर्डर है। दिलीप बिल्डकॉन L1 बिडर उभर कर आया है, 548 करोड़ का तमिलनाडु में एनएचएआई का प्रोजेक्ट है। पीएनसी इंफ्राटेक के हाथ करीब 1174 करोड़ का ऑर्डर लग रहा है मध्य प्रदेश में। साथ ही साथ आरवीएनएल 4 अलग अलग ऑर्डर्स बैक किए हैं। टोटल साइज जो ऑर्डर्स की है उन चारों की 2090 करोड़ के आसपास आकी जाएगी। साथ ही जेंसॉल इंजीनियरिंग, गुजरात ऊर्जा विकास निगम से इनके हाथ करीब 70 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट 450 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। एसजेवीएन ने कुछ पावर यूजेज एग्रीमेंट साइन किए हैं राजस्थान ऊर्जा विकास के लिहाज से। टोरेंट पावर 306 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में हाथ लगा है, 1540 करोड़ का ऑर्डर है ये। तो ऐसे कई स्टॉक्स जो आपको फोकस में रखने हैं। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे। मोटा मोटी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो डिस्कस करने थे कर लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।